हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्ज़ाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज आपके लिए नगर पालिका अधिनियम के एमसीक्यू लेकर हाजिर हूँ। और ये आज जो मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ, मैं आज 50 एमसीक्यू दूंगा पार्ट 1 में और 50 पार्ट 2 में दूंगा। नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज आपको पार्ट 2 में दूंगा। और ये प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, रेडीमेड मटेरियल है, तो इसे आप देख सकते हैं। और प्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं। तो यूपीएसजीएस बहुत नज़दीक है और आप इसे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेडीमेड मटेरियल है, लेकिन अच्छा मटेरियल है, अच्छे एमसीक्यू हैं इसमें। मुझे भी अच्छे लगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा देता हूं, तो आप लोग भी इसका लाभ उठाइए। और जिसका भी हो जाए सिलेक्शन अच्छा है, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। मेरा भी हो जाए तो और खुशी होगी। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1960 का उद्देश्य है। तो ये प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है इसके कि इसका उद्देश्य है, यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं से संबद्ध विधि को समेकित और संशोधित किया जाए। ये आंसर होगा इसका। प्रियम्बल में यही लिखा हुआ है, समेकित और संशोधित, ये दोनों वर्ड प्रियम्बल में यूज किए गए हैं। तो इसका आंसर सी होगा। बाकी के एमसीक्यू में ये दोनों वर्ड्स एक साथ नहीं है और इस रूप में नहीं है, तो आप याद रखिएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1960 प्रवर्तित होगा। तो ये प्रवर्तित हुआ वर्ड यहाँ होना चाहिए होगा की जगह। और ये 1 जुलाई 1916 से प्रवर्तित है और उसमें लिखा हुआ है 1 जुलाई। एक्ट में, वेयर एक्ट में 1 जुलाई लिखा हुआ है। तो 1 जुलाई 1916, 1 जुलाई 1916 से ये इन्फोर्स्ड है। तीसरा एमसीक्यू है, निवासी का तात्पर्य है। तो ये इस एक्ट का जो सेक्शन 2 का सब क्लास 7 है, उसमें निवासी को डिफाइन किया गया है और उसमें ये बताया गया है जो उस क्षेत्र में निवास और कारोबार करता हो या वहाँ पर स्थावर संपत्ति का स्वामी या अध्यासी हो। उस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, जो उस क्षेत्र में निवास और कारोबार करता है हो या वहाँ पर स्थावर संपत्ति का स्वामी या अध्यासी है, वो व्यक्ति उस नगर पालिका क्षेत्र का निवासी समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मास्टर प्लान में क्या शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो मास्टर प्लान धारा 2 सब क्लास 8 का में क्या शामिल नहीं है? तो पहला, मुख्य सड़कें और परिवहन मार्ग शामिल है, आवासीय अनुभाग ये शामिल हैं, उपमार्ग व्यापार क्षेत्र, तो इसमें व्यापार क्षेत्र शामिल है, उपमार्ग नहीं है। शैक्षिक संस्थाएं, तो ये सब शामिल हैं, व्यापार क्षेत्र भी शामिल है, लेकिन उपमार्ग व्यापार क्षेत्र शामिल नहीं है। इसको ऐसे लिखा गया है। जब आप वेयर एक्ट का सेक्शन 2 सब क्लास 8 का यानी कि 8A देखेंगे तो वहाँ पर व्यापार क्षेत्र तो लिखा है, लेकिन उसके पहले उपमार्ग नहीं लिखा हुआ है। इस वजह से ये आंसर इसका सी हो गया।
तो मुख्य सड़कें, परिवहन मार्ग, आवासीय अनुभाग, शैक्षिक संस्थाएं और व्यापार क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन उप मार्ग व्यापार क्षेत्र शामिल नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिसूचना से तात्पर्य है। तो ये सेक्शन 2 का सब क्लास 10 है, जिसमें अधिसूचना को डिफाइन किया गया है और उसमें बताया गया है सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना को ही अधिसूचना समझेंगे। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना, नगर निगम द्वारा जारी की गई अधिसूचना, नगर पंचायत द्वारा जारी की गई अधिसूचना, इनसे कोई मतलब नहीं है। अधिसूचना को जो डिफाइन किया गया है उसमें स्पष्ट किया गया कि सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से ही अधिसूचना का आशय है। ये सेक्शन 2 सब क्लास 10 में है। इसमें मैचिंग करनी है। तो संपत्ति का निर्धारण, सूची में नए या परिवर्तित भवन की प्रविष्टि के लिए रिपोर्ट करने में असफल रहने के लिए दंड यही है 50 रुपये या 3 मास के लिए दे कर का 10 गुना। ये इसका सही है। खाली भवन के पुनः अध्यासन की रिपोर्ट करने में असफल रहना, तो उसमें भी 50 रुपया या अध्यासन के दिनांक से देकर का 10 गुना, ये भी इसका सही है। किसी भवन का अवैध निर्माण या परिवर्तन, उसके लिए 250 रुपये, 250 रुपये न्यूनतम और अधिकतम 1000 रुपये, इसका ये भी सही है। किसी नाली का अवैध निर्माण या परिवर्तन, उसके लिए दंड 50 रुपया, तो ये भी सही है। ये सभी सही हैं, सामने वाले एकदम सही है। तो उस हिसाब से ये 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अब ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, कक्ष समितियों का गठन धारा 3 ख के अनुसार निम्नलिखित में से कितनी जनसंख्या पर किया जाएगा। तो धारा 3 ख यानी कि 3B के अनुसार जो कक्ष समितियों का गठन है वो 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या पर किया जाएगा। और ये जो कक्ष समितियों का गठन है धारा 3 ख के अनुसार, इसको कक्ष समितियों को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 के 24A सब क्लास पर डिफाइन किया गया है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 का सब क्लास S में कक्ष समितियों के संबंध में बताया गया है। तो उल्लेख संविधान में भी है हमारे, वो 243S आर्टिकल में है और इस एक्ट में कक्ष समितियों को बताया गया है धारा 2 के सब क्लास 24A में। तो ये तीनों तरह से हमें पता होना चाहिए। जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक हो, कक्ष समितियों का गठन होगा, गठन धारा 3B के अनुसार होगा, कक्ष समितियों को सेक्शन 2 सब क्लास 24A में बताया गया है और कक्ष समितियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के क्लास S में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है नगर पालिका के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो नगर पालिका के कर्तव्यों में शामिल नहीं है, पहला देख लीजिए, सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी, सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर पानी का छिड़काव, आवारा कुत्तों को हटाना व नष्ट करना, लास्ट है पत्थर जनित सड़कों, पुलियों, शौचालयों का निर्माण। तो नगर पालिका के कर्तव्यों में पत्थर जनित सड़कों, पुलियों, शौचालयों का निर्माण करना शामिल नहीं है। तो ये बहुत सारे कर्तव्य हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। पता नहीं कौन से कर्तव्य पूछ ले,
यहाँ पर जो रेडीमेड ये एमसीक्यू है इसमें यही बताया गया है, लेकिन मेरे अनुसार ये पर्याप्त नहीं है। तो आप बेयर से इसकी लिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे। वहाँ पर अगर आता है तो फिर अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आप लगभग सही कर लेंगे। अगला है, फिर से मैच करना है, मैचिंग है। किसी नाली का अवैध निर्माण या परिवर्तन, इसमें दंड 50 रुपये ही है। इसके पहले भी आपने देखा था, उसमें यही है। रूढ़गत सफाईकारों द्वारा उपेक्षा यदि की जाती है तो दंड 10 रुपया, यही है। मार्ग का अवैध निर्माण के लिए दंड 500 रुपया। मार्ग या नाली के ऊपर अपराधिकृत प्रक्षेपण का निर्माण यदि होता है तो न्यूनतम 250 और मैक्सिमम 1000 हो सकता है। तो ये सामने वाले सही हैं। दंड पूछा जा सकता है, चूंकि एचजेएस का एग्ज़ाम है और आप एडीजे बनने वाले हैं, तो दंड पर निगाह आपकी होनी चाहिए। अब वो मेजर है, लोकल है, माइनर है, कैसा भी एक्ट है, लेकिन दंड पर निगाह होनी चाहिए। तो इसका भी 1 2 3 4 रहेगा। अब इसका देख लेते हैं। इसमें भी मैच करना है, इसमें भी दंड की बात की जा रही है। मार्गों के नाम और भवनों की संख्या में अनुचित हस्तक्षेप होगा, उसके लिए क्या दंड है। मार्गों की मरम्मत इत्यादि के दौरान किए गए प्रबंध में हस्तक्षेप, दंड 20 रुपये प्रति पशु। बिना लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिक्री के पशुओं के लिए वध करना या पशुओं का वध करना, तीसरे में 50 रुपया दिया है। अनैतिक प्रयोजनों के लिए आवारा घूमना और प्रलोभन देना, इसमें 250 दिया है। तो इसका 4 3 2 1 ऐसे बना लीजिए। तो मार्गों के नाम और भवनों की संख्या में अनुचित हस्तक्षेप 250, मार्गों की मरम्मत इत्यादि के दौरान किए गए प्रबंध में हस्तक्षेप 50 रुपया। बिना लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिक्री के पशुओं का वध करना 20 रुपये। और अनैतिक प्रयोजनों के लिए आवारा घूमना और प्रलोभन देना, इसका 50 रुपये। तो इस तरह से ये 4 3 2 1 सही हो जाता है। एक बार देख लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। यूपीएसजेएस है, कुछ भी पूछ सकता है। और ये सबसे ज़्यादा गलत होने वाले एमसीक्यू में एक होगा, यदि इस तरह का एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया, जितने भी मैंने पुराने पेपर देखे हैं उसमें अभी तक इस तरह दंड नहीं पूछा गया। फिर भी पूछ सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। नगर पालिका के वैवेकीकृत धारा 8 में दिए गए हैं और उनमें से कौन नहीं है। तो नगर पालिका के वैवेकीकृत में से कौन नहीं है। मास्टर प्लान तैयार करना और उसे निष्पादित करना, गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि, मेले और प्रदर्शनियां लगाना। तो नगर पालिका के वैवेकीकृतों में से गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन नहीं आता। ये धारा 8 में और भी कृत्य बताए गए हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से यही कृत्य हैं और लगभग इन्हीं को ऊपर नीचे करके पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन निगमित निकाय है या है।
पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद, तीसरा ए एवं बी दोनों, चौथा ना तो ए ना तो बी। तो इसमें से दोनों निगमित निकाय हैं, इसलिए आंसर बी सही होगा। किस धारा में अंतर्निहित है कि नगर पालिका बोर्ड एक विधिक व्यक्ति होगा? तो नगर पालिका बोर्ड एक विधिक व्यक्ति होगा, ये सेक्शन 6 में बताया गया है इस एमसीक्यू अनुसार। और यदि देखा जाए तो ये नगरपालिका अधिनियम का बेयर एक्ट है और इसमें सेक्शन 6 विलुप्त कर दी गई है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आंसर इसका सेक्शन 6 होगा। अधिनियम के किस धारा में नगरपालिका के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो नगरपालिका के कर्तव्यों का उल्लेख धारा 7 में किया गया है, चूँकि धारा 8 में नगरपालिका के व्यय आते हैं और धारा 9 में नगरपालिका का संरचना या संगठन आता है और धारा 10 भी निकाल दी गई है, विलुप्त कर दी गई है और धारा 10A जो है उसमें टर्म नगरपालिका की अवधि टर्म की बात की गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो धारा 7 में नगरपालिका के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद में कम से कम निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो नगर पालिका में कम से कम 25 होते हैं और अधिकतम 55 होते हैं। तो कम से कम 25 और अधिक से अधिक 55 नगर पालिका परिषद में होने चाहिए। अगर यही स्थिति नगर पंचायत की होती तो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 24 सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषद में अधिकतम कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं? तो 55 हो सकते हैं। नगर पालिका परिषद में कितने सदस्य नामित हो सकते हैं? तो नगर पालिका परिषद में कितने सदस्य नॉमिनेटेड हो सकते हैं? न्यूनतम 3 और अधिकतम 5, न्यूनतम 2 और अधिकतम 5, न्यूनतम 3 और अधिकतम 7, न्यूनतम 5 और अधिकतम 9। तो नहीं, नगर पालिका परिषद में न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 सदस्य नामित हो सकते हैं और नगर पंचायत में अधिक कम से 2 से कम नहीं और 3 से ज़्यादा नहीं। तो नगर पंचायत में 2 से कम नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं की व्यवस्था है और नगर पालिका परिषद में 3 से कम नहीं और 5 से अधिक नहीं की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका अधिनियम की धारा 9 के अधीन आरक्षण का आधार है? तो धारा 9 के अधीन जो आरक्षण का आधार है वो जनसंख्या बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग वहाँ रिजर्वेशन होगा ओबीसी का, एससी का, एसटी का। तो ये जो रिजर्वेशन है वो जनसंख्या पर बेस्ड होगा। नगर पालिका में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल स्थानों की संख्या का प्रतिशत होगा। तो ये जो ओबीसी का जो एक्सक्लूसिव पूछा गया है वो 27% होगा। तो नगर पालिका में पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है कुल स्थानों की संख्या का
27% होगा, या यूं कहिए कि ये रिजर्वेशन 27% से अधिक नहीं होगा, कैसे भी दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नगर पालिका में धारा 9A में आरक्षित स्थानों के कुल संख्या का कितने प्रतिशत SC, ST एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं को प्राप्त है? तो महिलाओं को 1/3 प्राप्त है आरक्षण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सभी स्तर में। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका के विघटन होने पर उसके शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग कौन करता है? तो सेक्शन 10A के सब क्लास 4 में बताया गया है कि नगर पालिका का जब विघटन हो जाता है तो उसकी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट करते हैं। तो ये सेक्शन 10A के सब क्लास 4 में बताया गया है। अब प्रशासक का कार्यकाल कितना होता है? अगला क्वेश्चन है, 6 मंथ नई नगर पालिका परिषद गठित होने तक A एवं B में से जो भी पहले हो, या फिर 1 वर्ष। तो प्रशासक का कार्यकाल A एवं B में जो भी पहले होगा वहां तक उसका कार्यकाल होगा। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? तो ये सेक्शन 13B है। ये बताता है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। ये सेक्शन 13B बताता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्याशी के पृष्ठभूमि के संबंध में सूचनाओं का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराएगा। यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने लिख रखा है इसको। और ये सेक्शन 13B का सब क्लास 3 बताता है। तो इसका आंसर 13B होगा। इसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को पावर है कि वो जो भी प्रत्याशी हैं उनकी पृष्ठभूमि के संबंध में सूचनाओं का प्रकाशन वहाँ प्रचालित दैनिक समाचार पत्र में कराए। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने योग्य नहीं होता। तो नगर पालिका का अध्यक्ष ये दोनों निर्वाचित नहीं हो सकते। तो इसका आंसर B होगा। संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल का सदस्य ये दोनों अहर्य नहीं है नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने के लिए। तो इसका आंसर A और B दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 2 कक्षों की मतदान सूची में रजिस्टर्ड है और दोनों कक्षों में मतदान करता है तो उसके मत का प्रभाव क्या होगा? तो ये सेक्शन 13 के E में बताया गया है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जुडिशरी में पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि वो शून्य होंगे, दोनों जगह शून्य हो जाएंगे, उसका मत ही शून्य हो जाएगा, दोनों जगह काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन इसका 13E याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो सेक्शन भी पूछा जा सकता है। तो ये अच्छा सेक्शन है।
अब देखिए, नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य की मृत्यु या अन्य कारण से पद रिक्त होता है तो रिक्ति भरी जाएगी। तो यहाँ पर सेक्शन 13I बताता है कि यदि ऐसी स्थितियों में कोई पद रिक्त होता है और उस पद की जो पदावधि शेष रह गई है वो 1 वर्ष से अधिक है, तब तो वो रिक्ति भरी जाएगी। अगर 1 वर्ष से कम है तो फिर वो रिक्त नहीं भरी जाएगी। तो ये सेक्शन 13I बता देता है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब उसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक शेष हो तभी रिक्ति भरी जाएगी, अदरवाइज वो रिक्ति नहीं भरी जाएगी। वो अगर 1 वर्ष से कम है, विदिन 1 ईयर है तो नहीं, अगर मोर देन 1 ईयर है तो ऐसा होगा, रिक्ति भरी जाएगी। क्वेश्चन है अगला, नगर पालिका अधिनियम के अधीन निर्वाचन याचिका किसके समक्ष की जाती है? तो निर्वाचन याचिका किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी? ये सेक्शन 20 का सब क्लास 5 बता देता है कि वो जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तो विकल्प आप देख सकते हैं, जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, विहित प्राधिकारी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। वैसे भी ये मैटर सिविल नेचर का होता है तो सिविल सूट होता है, और सिविल सूट यहाँ पर जिला न्यायाधीश, चूँकि वो सिविल मामला देखेंगे तो जिला न्यायाधीश कहलाएंगे। तो ये एक सिंपल सा क्लू है, आप आइडिया लगा सकते हैं। सेक्शन नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप आइडिया लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के बाद कितने दिन के भीतर याचिका प्रस्तुत की जाती है? तो चूंकि याचिका, जो निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाती है वो सेक्शन 20 में ही प्रस्तुत की जाती है, उसके अकॉर्डिंग तो धारा 20 का सब क्लास 1 बताता है कि ये निर्वाचन याचिका 30 डेज के अंदर, विदिन 30 डेज will be presented before the जज, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज। तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के बाद कितने दिनों के भीतर याचिका प्रस्तुत की जाएगी? तो ये 30 डेज के अंदर प्रस्तुत की जाएगी, सब क्लास 20 का 1। निर्वाचन याचिका किस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है? तो निर्वाचन याचिका का जो संबंधित सेक्शन है वो 20 है, इसलिए इसका आंसर 20 ही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन इस तरह से आएगा, निर्वाचन याचिका द्वारा आपत्ति का आधार नहीं है। सेक्शन 19 सब क्लास 2 का सब क्लास ए। तो सब क्लास ए सेक्शन 19 का सब क्लास 2 में बताया गया है, वो ये क्वेश्चन उसी से है। तो हमें ये देखना है कि उस क्लास में क्या नहीं है। तो मत देने के लिए अहर व्यक्ति का नाम निर्वाचन नामावली में नहीं है, क्या ये आधार है? नहीं है। निर्वाचन याचिका द्वारा आपत्ति का आधार नहीं है तो बताना है। तो इन 4 में से कोई एक है जो आधार नहीं है। याचिकाकर्ता का नाम निर्देशन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति एक से अधिक मतों के अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के कारण निर्वाचित घोषित किया गया है। उम्मीदवार के पक्ष में मत न देने के लिए धन दिया गया है। तो इसमें ये तीनों हैं, 19 के सब क्लास 2 में ये तीनों बताए गए हैं, ये नहीं बताया गया।
तो मत देने के लिए अहर व्यक्ति का नाम निर्वाचन नामावली में नहीं है, ये आपत्ति का आधार नहीं है इस सेक्शन के अंतर्गत। तो ये जो 3 हैं अच्छे हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। डिटो ये नहीं है, लेकिन आंसर उसका यही था। आप देख सकते हैं पिछले पेपरों में है, मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट लिख दिया है। कंफ्यूसिव क्वेश्चन है एंड इट कैन बी आस्क्ड ट्वाइस, it can be repeated, so you should draw your attention questions like this. निर्वाचन याचिका द्वारा निर्वाचन को चुनौती देने का आधार किस धारा में दिया गया है? तो अभी देखा आपने कि जो आधार बताए गए हैं वो सेक्शन 19 में बताए गए हैं, आपत्ति के आधार। तो उन्हीं आधारों पर हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। एनीवन कैन चैलेंज ग्राउंड्स व्हिच हैव बीन गिवन अंडर द सेक्शन। तो जो द सेक्शन है वो सेक्शन 19 है। तो अंडर सेक्शन 9 anyone can challenge on the given grounds। तो ये क्वेश्चन है, सेक्शन भी पूछा जा सकता है। इस बुक में बहुत अच्छे MCQs मुझे लगे, तो मैंने सोचा इसका वीडियो दे देते हैं। HGS बहुत नज़दीक है, हम सबके काम आए और हम सब में से किसी का भी सिलेक्शन हो, बहुत खुशी होगी। सेक्शन 33 सॉरी क्वेश्चन 33, जिला न्यायाधीश के विनिश्चय से क्षुब्ध व्यक्ति को उपचार है। तो अगर इस ये जो याचिका है, निर्वाचन याचिका, जिसे जिला न्यायाधीश महोदय सुनेंगे और उन्होंने अगर अपना कोई निर्णय दे दिया है, जजमेंट दे दिया है, और उससे जो एक व्यक्ति तो पीड़ित होगा ही होगा, जिसके डिसफेवर में होगा, जिसके फेवर में होगा तो उसको तो नो टेंशन, तो जिसके डिसफेवर में होगा उसको प्रॉब्लम होगी। तो उसे कोई उपचार है, तो उसे उपचार है सेक्शन 23 के सब क्लास F में, और वो उपचार है केवल पुनर्विलोकन का, रिव्यू का उपचार है। अपील इसमें हो नहीं सकती, अपील का प्रोविजन इसमें है ही नहीं, तो ये याद रखना है। रेफरेंस हो सकता है, वो भी विधि के प्रश्न पर, और वो विधि के प्रश्न पर होगा तो जो भी वो रेफरेंस, जो भी न्यायालय होगा वो खुद ही रेफरेंस कर लेगा। जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनर्विलोकन आदेश कितने दिन के भीतर दाखिल किया जा सकता है? तो ये भी F में ही दिया गया है, 30 डेज में के भीतर ही हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगला सेक्शन है, क्या जिला न्यायाधीश निर्वाचन याचिका की सुनवाई के दौरान निर्देश कर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, विधि के प्रश्न पर कर सकते हैं। वैसे भी जो रेफरेंस होता है वो विधि के प्रश्न पर ही होता है, और ये जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 23 के सब क्लास E में दिया गया है, और उसमें बता दिया गया है कि अपील नहीं, रिवीजन नहीं, केवल रिव्यू का राइट है उसके पास। और अगर डिस्ट्रिक्ट जज को लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंटिव लॉ का कोई इन्वॉल्व है तो वो रेफरेंस कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सेक्शन 23 का सब क्लास E है। बस ध्यान देने की बात इतनी है कि निर्वाचन याचिका के विरुद्ध अपील नहीं, रिवीजन नहीं, केवल रिव्यू। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि निर्वाचन याचिका के विरुद्ध दाखिल किया जा सकता है या निर्वाचन याचिका के विरुद्ध किया जा सकता है अपील, रिवीजन, रिव्यू, या फिर नन ऑफ दीज, ऐसे भी कर सकते हैं।
तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और अगर रेफरेंस की बात है तो रेफरेंस तो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के गठन में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सम्मिलित नहीं है? तो जो नगर पालिका का गठन है वो सेक्शन 9 में दिया गया है, सेक्शन 9 में दिया गया है। तो सेक्शन 9 आप पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या अगर नगर पंचायत की दशा में है तो 10 से 24 होना चाहिए, ये तो ठीक लग रहा है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या नगर पालिका के संबंध में है तो 25 से 55 होना चाहिए, ये भी ठीक लग रहा है। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं शामिल होंगे, ये भी है, शामिल होंगे। अब नगर पालिका के 12 अतिरिक्त सदस्य रखे जाएंगे, ये उसमें है नहीं, सेक्शन 9 में बताया नहीं गया ये। उसमें तो 2 से कम 2, अधिक से अधिक 3 और कम से कम 3, अधिक से अधिक 5, ये नगर पंचायत और नगर पालिका के संबंध में व्यवस्था की गई है। तो इसका मतलब फिर इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन है। अगर पेपर इजी होगा तो क्वेश्चन भी इस तरह के होंगे, और जब क्वेश्चन इस तरह के होंगे तो मेरिट भी बहुत हाई जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हल करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए पीटी में। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका के कार्यालय के संबंध में क्या असत्य है? तो नगर पालिका का जो कार्यकाल है, कार्यालय नहीं, कार्यकाल है, तो नगर पालिका के कार्यकाल के संबंध में क्या असत्य है ये बताना है। 4 हमको दिए गए हैं, ये सेक्शन 10A में बताया गया है। नगर पालिका के कार्यकाल के संबंध में जो भी उसका कार्यकाल है, जो टर्म है, वो सब 10A में ही बताया गया है। तो इसमें बता दिया गया कि यह प्रथम बैठक के दिनांक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, बिल्कुल सही बात है। तो कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं नगर पालिका का कार्यकाल होता है तो प्रथम बैठक के दिनांक से, या इस तरह से यही चारों बना देते हैं, ये वाला क्वेश्चन ही नहीं होता है, वो भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ तो सेक्शन 10 ही पूछ ले रहा है पूरा। दूसरा है, नया निर्वाचन कार्यकाल समाप्ति के 6 मास पूर्व चुनाव करा लिया जाएगा, तो बिल्कुल करा लिया जाएगा 6 मास पूर्व, तो ये भी सही लग रहा है। यदि शेष अवधि 4 मास से कम है तो नया निर्वाचन नहीं कराया जाएगा। चौथा है, विघटन के बाद चुनी गई महापालिका का कार्यकाल शेष अवधि तक ही रहेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर नगर पालिका का विघटन हो जाता है और समय जो है 6 मास से अधिक का बचा रहता है या 2 साल बचा रहता है, जितना भी समय बचा रहता है, तो जो नई नगर पालिका का गठन होगा वो शेष अवधि तक ही रहेगा, उसका कार्यकाल शेष अवधि तक ही रहेगा। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है? गलत है इसमें सी, क्योंकि इसमें 4 माह दिया गया है और सेक्शन 10A में बताया गया है कि यदि शेष अवधि 6 मास से कम है तब नया निर्वाचन नहीं कराया जाएगा, और अगर 6 मास से अधिक है तो फिर नया निर्वाचन कराया जाएगा, नई नगर पालिका का गठन भी किया जाएगा। 6 मास से अधिक होना चाहिए, वो 6 मास से अधिक कितना भी हो सकता है 5 साल के बीच में, बस 6 माह से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि 4 साल और 7 महीने यदि गुजर गए हैं तो आगे फिर नगर पालिका का गठन संभव नहीं होगा विघटन होने के बाद भी। अब अगला क्वेश्चन है, धारा 12 के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा यदि वो भारत का नागरिक न हो, तो 12 में दिया गया है अनर्ह होगा। निर्वाचन संबंधी भ्रष्ट आचरण का दोषी हो तो भी वो अनर्ह होगा। 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, इसको समझना पड़ेगा। किसी विधिक उपबंध के अधीन मत देने हेतु अनर्ह हो, ये भी बिल्कुल सही है कि या तो किसी विधि के द्वारा उसको बाहर कर दिया गया हो कि वो मत नहीं दे पाएगा, तो जब तक बाहर रहेगा जब तक वो अनर्ह रहेगा। तो फिर रजिस्ट्रीकरण के लिए और क्या बचा? तो ये बचा 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो, ये 12 में नहीं दिया गया है, क्योंकि रजिस्ट्रीकरण के लिए जो एज है वो 18 ईयर है, तो अनर्ह होगा। तो इसका आंसर सी होगा, उसमें लिखा है 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रीकरण का जो एज है लिमिट वो 18 ईयर है। अगर 18 ईयर से कम है तब वो अनहर होगा, अगर 18 ईयर से ऊपर है तो फिर वो अनहर क्यों होगा? तो इसका मतलब इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दंड की व्यवस्था है कुछ अपराधों के संबंध में। तो दुराग्रह पूर्वक भिक्षा मांगना, उसके लिए दंड 50 रुपये का है। मार्ग के नियमों की उपेक्षा करना, उसके लिए दंड 10 रुपये का है। उचित प्रकाश के बिना गाड़ी चलाना, दंड 20 रुपया ही है। हाथी आदि को उचित दूरी पर हटाने में विफल होना, इसमें न्यूनतम दंड 20 रुपया है, अधिकतम और भी हो सकता है, लेकिन इसमें न्यूनतम बताया गया है। तो इस तरह से अगर इसका आंसर देखें तो ये डी हो जाता है। अब हमें बताना है असत्य कथन। असत्य कथन बताना है इस क्वेश्चन में। देखिए, पहला कथन है धारा 12 घ निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अहर्ताओं पर है। तो बिल्कुल सही बात है, अभी अभी हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को। कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 जगह उसका रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। और तीसरा है निर्वाचक नामावली सुधार के संबंध में उपबंध 12 में दिए गए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, 12 में सुधार के नियम दिए गए हैं। तो निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण धारा 12 में का से संबंधित है, ये गलत हो गया। 12 नहीं है, 12 है, या 12G कह सकते हैं हम इसको। 12G में पुनरीक्षण के संबंध में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण 12G के अंतर्गत किया जा सकता है, उसके प्रावधान 12G में दिए गए हैं। तो 12A में नहीं है, बस ये गलत हो गया। इस तरह से हमें कुछ धाराएं भी पता चल गई कि 12 में क्या है और 12 में क्या है और 12 में क्या है। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, केवल सेक्शन ही पूछ ले सकता है कि निर्वाचक नियमावली का पुनरीक्षण का प्रोविजन किस धारा में है। तो आपको 12G याद रखना है या 12 याद रखना है। रजिस्ट्रीकरण की अहर्ताएं भी पूछ सकता है किस सेक्शन में है, तो आपको 12 याद रखना है, या फिर आपको 12D याद रखना है। तो 12 कहिए या 12D कहिए, इस तरह से आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, अलग अलग पूछे जा सकते हैं। अब अभी 12 की बात की थी, अब 12 के संबंध में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 यानी कि 12G के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग किसके संबंध में आदेश नहीं दे सकता? जब वो पुनरीक्षण करेगा तो किसके संबंध में आदेश नहीं दे सकता? तो जो निर्वाचन आयोग होगा उसे मतदाताओं के पहचान के संबंध में पावर होंगे। मतदान के समय को वो नियत करेगा। निर्वाचनों में मतदान की रीति को भी वो नियत करेगा। पीठासीन अधिकारी का नाम सुझाने के संबंध में, बस इसका मतलब यही बचा। तो उसके संबंध में उसके पावर नहीं है, चूँकि वो तो ये निचली प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको तो नीचे से ही नाम भेजे जाते हैं। तो वो नाम नहीं सुझाता, बल्कि नीचे से ऊपर नाम सुझा करके भेजे जाते हैं, ये व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। निर्वाचन याचिकाओं का किस अधिनियम में वर्णित वादों की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा? तो सेक्शन 23 में बताया गया है कि ये मामले सिविल नेचर के होते हैं। तो सिविल नेचर के मामलों को सुनने के लिए सिंपल सी बात है, सिविल प्रक्रिया संहिता का ही उपयोग किया जाएगा, अनुसरण किया जाएगा। तो इसमें भी हमने देखा कि सेक्शन ना भी पता हो, आपके पास थोड़ी सी रीजनिंग हो तो आंसर आप निकाल ले जाएंगे। अब इसमें देखिए, ये पूछ रहे हैं कि जिला न्यायाधीश किसी ऐसे उम्मीदवार के बारे में जिसने भ्रष्ट आचरण किया हो उसे कितनी अवधि तक के लिए किसी पद पर बने रहने हेतु अनहर घोषित कर सकते हैं? तो मामला म्यूनिसिपैलिटी का है और उसका टर्म 5 ईयर का होता है, तो कम से कम एक टर्म के लिए पूरी तरह से उसको बार कर दिया जाता है। ये न्यायाधीश को पावर है। तो उन्होंने कहा कि कितनी अवधि तक, तो सीधी सी बात है 5 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा जा सकता है इसको।
अगला है भ्रष्ट आचरण का उदाहरण नहीं है। तो भ्रष्ट आचरण के जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 28 में दिए गए हैं और उसका उदाहरण नहीं है। ये आप 4 पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, सेक्शन पता होता चाहे ना पता होता। अब पहला कह रहा है किसी उम्मीदवार के लिए हाथ जोड़कर वोट मांगना, दूसरा प्रपीड़न की धमकी देकर वोट मांगना, तीसरा जाति संप्रदाय के आधार पर वोट मांगना, चौथा धन का लालच देकर वोट मांगना। तो आप अगर देख सकते हैं तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या है। तो प्रपीड़न या धमकी देना, जाति संप्रदाय को आधार बनाना, धन का लालच देना, ये सब भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हाथ जोड़ करके हम वोट मांग रहे हैं घूम करके, तो ये कोई भ्रष्ट आचरण नहीं कहलाएगा। तो भ्रष्ट आचरण की परिभाषा किस में दिया गया है? तो अभी हमने इसके क्वेश्चन को पढ़ा, सेक्शन भी पता किया। तो सेक्शन 28 में भ्रष्ट आचरण को परिभाषित किया गया है, उसके संबंध में प्रोविजन उसमें दिए गए हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ पर, राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका को विघटित कर सकती है? तो राज्य सरकार धारा 30 सेक्शन 30 के तहत नगर पालिका को विघटित कर सकती है। तो ये भी अच्छा सेक्शन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नगर पालिका के ऐसे आदेश को जिससे शांति भंग होने की संभावना है को निम्न में से कौन प्रतिसिद्ध कर सकता है? तो कौन प्रतिसिद्ध कर सकता है? विहित प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, उपर्युक्त सभी। तो ये सब उसके ऊपर है। तो यहाँ पर इसका आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी अधिकारी ऐसे किसी आदेश को जो शांति भंग करने वाला हो या ऐसी संभावना बनती है कि ऐसे आदेश से शांति भंग हो सकती है और ये आदेश नगर पालिका का है, तो फिर कोई भी अधिकारी इनमें से उसको प्रतिसिद्ध कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है। अगला, आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट की असाधारण अधिकारिता किस धारा में दी गई है? तो किस धारा में दी गई है ये आप देख लीजिए। इसका सेक्शन है 36 और इसको मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। अच्छा सेक्शन है, पूछा जा सकता है, मज़ेदार सेक्शन है। अब अगला क्वेश्चन है नगर पालिका के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो ये सेक्शन 40 साफ बताता है कि नगर पालिका के सदस्यों को हटाने के लिए राज्य सरकार को पावर है और किसी को पावर नहीं है। ये सेक्शन 40 एकदम से डिक्लेयर करता है ये। तो ये चूँकि लोकल लॉ से संबंधित है और ये हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, पढ़ने में भी आता है, न्यूज़ में भी रहता है, तो कर सकते हैं क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही रहेंगे और नेक्स्ट पार्ट में मैं 50 क्वेश्चन दूंगा। तो क्वेश्चन है कि नगर पालिका अध्यक्ष या सदस्य पद की अवधि आरंभ होने के दिनांक से कितने माह के भीतर शपथ नहीं लेगा तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। तो अधिनियम की धारा जो 43 है सेक्शन 43D का सब क्लास 2 बताता है कि यदि 3 माह के भीतर उस दिनांक से जब से वो आरंभ होती है नगर पालिका, उस दिनांक से 3 माह के भीतर यदि ये शपथ नहीं लेते हैं तो उनके पद को रिक्त समझा जाता है। ये बताया गया सेक्शन 43D के सब क्लास 2 में। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी अगर कोई हेल्प कर सकता हूं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट
पार्ट मैं कल परसों में ही आपको दे दूंगा, लेकिन आप ये ज़रूर बताइए कि ये पार्ट आपको कितना हेल्पफुल रहा। तभी मैं नेक्स्ट पार्ट, अगले जो 50 क्वेश्चन हैं जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं मेरे हिसाब से, मेरी नज़र पे, वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।